हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। अगर इस चैप्टर को आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर साल नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और ये जो 4 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन उठा के रखी जाती है और आपको पहचानना होता है। अगर आपकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर है, यानी एनसीईआरटी की एक एक लाइन अगर आपके माइंड में सेट है, तो फिर क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करता है, सिंपल सा एनसीईआरटी से लाइन उठाता है और कहता है पहचान कौन। तो हम कोशिश करेंगे कि बायो की लाइन टू लाइन यानी एक एक लाइन आपके दिमाग में सेट कर सकें। बस हम आपको जितनी डीपीपी दें, जितना होमवर्क दें, जितना क्वेश्चन करने के लिए कहें, बस आप करते रहिए। और कुछ दिन क्लास करने के बाद, हफ्ता 10 दिन, आपको ऑटोमेटिकली इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपकी बायो के अंदर कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। बायो के साथ साथ मैं केमिस्ट्री की भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी तो आज स्टार्ट करते हैं बायो को। बस मैं जैसे कहूँ, जैसे जो दूँ, बस आप करते जाइए और हफ्ते 10 दिन करने के बाद आप खुद ही कमेंट करेंगे, हाँ सर आपने जो कहा था, जैसे कहा था वैसा ही हो रहा है। बस भरोसा करिए और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी, वैसे तो आपने बायोलॉजी इसका कई बार पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज द बायोलॉजी, लेकिन स्टार्ट मैं कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूंगा और इनफाइनाइट तक ले जाऊंगा, यानी A to Z। बस आप साथ में बने रहिए। इधर देखिए व्हाट इज द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को अगर देखें तो इसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक है आपका बायो और दूसरा क्या है, लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी मीन्स होती है स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ। The study of life is called biology। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होगी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिंदा होते हैं, यानी उनके पास क्या होती है, लाइफ होती है। तो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। उसी को क्या बोला जाता है, बायोलॉजी। ओके, आइए देखें What is their biological classification। अगर मैं पकड़ूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये जो क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई माने क्या होता है, बांटना। क्लासिफाई माने क्या होता है, चीजों को डिवाइड करना, बांटना। तो ये हो गया आपका बांटना। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्चुअल में जानते हैं आप, इसका एग्जैक्ट हिंदी ना पकड़ें। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूं बस आप वैसे ही करिए और सारी चीजें इंशाल्लाह नॉर्मल होगी, कोई मसला आपको नहीं आएगा। यहां देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजी का बंटवारा क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा लग रहा है कि हमें किसको बांटना है, बायोलॉजी को बांटना है, यानी बायोलॉजी का बंटवारा हो रहा है। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इतने सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें थोड़ा, आप जब क्लास 12 में जाएंगे, क्लास 12 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे मिलेगा कि अब तक 1.7 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी हैं। कितनी, 1.7 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी हैं। और उनमें से हमने कितनी स्पीशीज देखी है, मुश्किल से 25 देखी होगी, 25-50। जैसे इंसान एक स्पीशीज होगी, कुत्ता एक हो गया, सुअर एक हो गया, गधा एक हो गया, गाय एक हो गई, भैंस एक हो गई।
तो इस तरीके से अगर हम देखें शेर, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारी स्पीसीज है। तो इस तरीके से तुम्हारी कितनी स्पीसीज है 1.7 मिलियन, ठीक है, जो डिस्कवर हो चुकी है, ठीक है, 1.7 मिलियन ये ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें डिस्कवर किया जा चुका है। अभी इसके अलावा न जाने कितनी स्पीसीज होंगी जिन्हें डिस्कवर किया जाना बाकी है। तो कह रहे इतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ना, ठीक है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ना थोड़ा दिक्कत वाली चीज है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन यानी बंटवारा किया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, बंटवारा। वैसे भी जब भी बंटवारा होता है ना तो वो आसानी के लिए ही किया जाता है, यानी हम अपने फायदे के लिए ही चीजों को बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं और इन सारे ऑर्गेनिज्म को 1 बाय 1 करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया, इनका बंटवारा कर दिया कि जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखेंगे उन्हें एक साथ रख दिया जाएगा। अब किसी एक को पढ़ लेंगे तो उसके अंदर जितने भी रखे गए हैं ऑलमोस्ट सबके बारे में हमें क्या होगा, पता चल जाएगा। तो ओवरऑल मिला के क्या है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हम क्या करें हैं, बायोलॉजी का बंटवारा, यानी कि बायोलॉजी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो अगर ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका जो बंटवारा है, इनका जो क्लासिफिकेशन है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से की जा रही है। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी, ठीक है, पहले लोग ऐसे जंगलों में रहा करते थे, फिर धीमे धीमे सभ्य होते गए, कॉलोनी बनाते रहने लगे। तो कह रहे हैं सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से तुम्हारा क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो क्लासिफिकेशन था वो नीड के आधार पे था, यानी आवश्यकता के आधार पे था, ठीक है। तो बंटवारा जो है, यानी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन नॉट न्यू, ये नया नहीं है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉट न्यू, ये नया नहीं है। तो क्लासिफिकेशन कब से किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन तुम्हारा किया जा रहा है सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, तब से किया जा रहा है, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से किया जा रहा है। लेकिन उस टाइम लोगों के पास साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं था, या ये कह लो कि उनके पास साइंटिफिक नॉलेज था ही नहीं, क्योंकि वो तो जंगली थे, जंगलों में रहा करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन था उसका जो बेस था वो नीड थी, यानी आवश्यकता थी, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था ये तुम्हारे किसके बेस पे किया गया था, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। क्योंकि ये लोग कर क्या रहे थे कि जिन ऑर्गेनिज्म से, जिस ऑर्गेनिज्म से इन्हें खाना मिलता था, मान लो कोई जानवर है, ये उस जानवर का मांस खा रहे थे या उससे दूध ले रहे थे, या कोई प्लांट से इन्हें फल मिल रहा था, तो जिस ऑर्गेनिज्म से इन्हें खाना मिलता था उसे ये क्या करते थे, फूड वाली कैटेगरी में डाल देते थे। जिस प्लांट से ये अपना घर बनाते थे उसे ये क्या करते थे, मकान यानी शेल्टर वाली कैटेगरी में डाल देते थे। और जिस जानवर की खाल से ये अपने कपड़े बनाते थे उसे क्या करते थे, ये क्लॉथ यानी कपड़े वाली कैटेगरी में डाल देते थे। यानी सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन पे जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन किया गया था वहां पे किसी भी प्रकार का साइंटिफिक बेस नहीं बनाया गया था। वहां पे जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन था वो सिंपल सा था, और वो क्या था, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब एक बार कोई भी चीज स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमेशा उसका नया वर्जन हमें मिलता रहता है। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल की, तो आज से तुम 20 साल 25 साल पहले चले जाओ, जो मोबाइल आते थे हमारे नोकिया वाले होते थे 6600, ठीक है, उससे पहले तुम्हारा एंटीना वाला आता था, और आज तुम्हारे पास क्या है, एंड्रॉयड है, ठीक है, जिसके अंदर पूरी दुनिया समा गई है। यानी वक्त के साथ चीजें क्या हो रही है, बेटर हो रही हैं, वक्त के साथ चीजें क्या हो रही है, बेटर हो रही है। तो सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन पे रोटी, कपड़ा और मकान के आधार पर क्लासिफिकेशन तो हो गया था। इसके बाद क्या है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, या ये कह लो एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था अरिस्टोटल, ठीक है, आइए देखें। इसके बाद एक फिलोसोफर है जिनका नाम क्या था, अरिस्टोटल।
अरिस्टोटल क्या थे? फिलोसोफर थे। इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन किया था, यानी फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइंस, ठीक है, बेस्ड ऑन साइंस, साइंस के आधार पे जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया था वो किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। लेकिन क्या इनके पास भी क्या बहुत ज्यादा नॉलेज रहा होगा साइंस का? क्योंकि इनके टाइम पे ना तो माइक्रोस्कोप था, क्योंकि जो एक्चुअल में लोगों के पास नॉलेज हुआ है ना, वो माइक्रोस्कोप के आने के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। तो इनके टाइम पे माइक्रोस्कोप तो था नहीं, तो इनको क्या था? साइंटिफिक नॉलेज तो था, लेकिन बहुत ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? सिंपल मॉर्फोलॉजी, किस पे? सिंपल मॉर्फोलॉजी के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म थे उनका क्लासिफिकेशन कर दिया था। तो अगर हम बात करें अरिस्टोटल की, तो फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फर्स्ट टाइम ऑन साइंटिफिक बेस ऑन ठीक है। अरिस्टोटल क्या थे? एक फिलोसोफर थे, और इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड ऑन साइंटिफिक बेस, इन्होंने साइंटिफिक बेस पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, और इन्होंने बेस क्या बनाया था? मॉर्फोलॉजी। क्या बनाया था? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरे दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो नाक, सॉरी नाक तो एक ही है, ठीक है। तो ये जो मुझे आप ऊपर से जो देख रहे हैं ना, जो मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो अरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन किया था, और उन्होंने बेस क्या बनाया था? मॉर्फोलॉजी। इन्होंने मॉर्फोलॉजी के आधार पे जो हमारे प्लांट्स थे, इन्हें 3 पार्ट्स में इन्होंने क्या किया? डिवाइड कर दिया। इन्होंने देखा कि कुछ प्लांट हमारे बहुत छोटे हैं, कुछ प्लांट हमारे मीडियम है, और कुछ प्लांट हमारे क्या है? बहुत बड़े हैं। तो ये था, ये जो प्लांट्स की हाइट उन्होंने जो देखी, क्या हाइट को देखने के लिए तुम्हें प्लांट को कट करना पड़ेगा, या प्लांट को तुमने ऊपर से ही देख लिया? जाहिर सी बात है, प्लांट लगे हुए हैं, तुम क्या करोगे? गए देख के, अच्छे ये तो बहुत छोटा है यार, ये तो मीडियम है, और ये तो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। यानी जो तुम हाइट देख रहे हो ना, उसकी साइज देख रहे हो, ये उसकी क्या है? मॉर्फोलॉजी है। तो अरिस्टोटल ने क्या किया? मॉर्फोलॉजी के आधार पे प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सर्ब्स, हर्ब्स और ट्री, ठीक है। जो छोटे वाले थे सर्ब्स, जो मीडियम थे वो हर्ब्स, और जो टॉलेस्ट प्लांट यानी जो बड़े वाले थे उन्हें उसे इन्होंने नाम क्या दे दिया? ट्री, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने एनिमल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एनिमल्स को भी इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये क्या कर रहे थे? एनिमल को हल्का सा कट मारते, तो जब हल्का कट मारोगे, ठीक है, जब एनिमल को कट करोगे तो क्या होगा? ब्लड आएगा। तो ये देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म का ब्लड तो रेड है, और कुछ ऑर्गेनिज्म का ब्लड रेड के अलावा कोई अदर कलर है, ठीक है, यानी रेड नहीं है, ग्रीन हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, कुछ भी, बस वो रेड नहीं है। तो इन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका ब्लड कैसा है? रेड है, और कुछ का रेड नहीं है। तो जिसका ब्लड रेड था उसे इन्होंने कहा, ठीक है, अगर रेड ब्लड है तो उस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कहा E9, नाम क्या दिया? E9। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड रेड नहीं था, रेड के अलावा कोई भी कलर हो, ठीक है, रेड के अलावा कोई भी कलर हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस रेड ना हो, तो उन ऑर्गेनिज्म को इन्होंने नाम दिया A9, ठीक है, A9। ए माने क्या होता है? एब्सेंट, यानी रेड कलर क्या है? एब्सेंट है, इसीलिए इसके नाम में क्या है? A9, ये याद करने के लिए, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? A9। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्या क्लासिफिकेशन कोई नई चीज है?
कह रहा क्लासिफिकेशन कोई नई चीज नहीं है, ये सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन कैसे किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम का क्लासिफिकेशन प्योरली बेस्ड था नीड पे, यानी जैसी आवश्यकता वैसा क्लासिफिकेशन, यानी रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन किया और जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब ट्री, और जितने भी एनिमल्स थे उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेड ब्लड यानी ई नाइमा एंड रेड ब्लड एब्सेंट यानी ए नाइमा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। नाम क्या था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसे इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। क्योंकि ये तुम्हारे अरिस्टोटल के बाद ही आए हैं, तो इन्होंने भी क्या किया था? मॉर्फोलॉजी के आधार पे ही क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने भी जो क्लासिफिकेशन का जो बेस बनाया था वो क्या थी? मॉर्फोलॉजी थी। और मॉर्फोलॉजी में भी बात करें तो क्या था? सेल वॉल थी। क्या थी? सेल वॉल। इन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। टू किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2। इन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल है, और जिनकी आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल थी उसे उन्होंने नाम क्या दिया? प्लांटी, ठीक है। और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी उसे इन्होंने क्या किया? एक अलग किंगडम में रखा, जिसका नाम क्या रखा? एनिमेलिया, ठीक है। यानी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किसके आधार पर क्लासिफिकेशन था? मॉर्फोलॉजी यानी सेल वॉल के आधार पर था। प्लांटी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमेलिया के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। और ये क्लासिफिकेशन काफी आसान था, क्योंकि देख इसमें करना ही कुछ नहीं था ना, सिर्फ सेल वॉल देख ली थी। अगर सेल वॉल है तो प्लांटिंग और सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमेलिया। इसलिए ये क्लासिफिकेशन काफी लंबे टाइम तक यूज किया गया, ठीक है। रिसेंटली तक इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज किया गया, लेकिन बाद के साइंटिस्ट है तो उन्होंने देखा कि यार इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कई सारे ड्रॉबैक हैं। तो जब इसके ड्रॉबैक को दूर करने की कोशिश की तो 3 किंगडम बना। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हक कर ले दिया था। फिर उसके अंदर भी कुछ कमियां थी, उसको दूर किया गया तो 4 किंगडम बना, जिसे कोपलैंड ने दिया था। फिर उसके बाद उसके अंदर भी कुछ कमियां थी, उसे सही किया गया तो 5 किंगडम आया, जिसे आरएस व्हिटेकर ने दिया। तो 3 किंगडम और 4 किंगडम तो आपने दिया ही नहीं है, तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो अगर 2 किंगडम की बात करें तो ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसका जो आधार था, बेस था, वो तुम्हारा क्या था? सेल वॉल थी। अगर सेल वॉल प्रेजेंट तो प्लांटी और सेल वॉल एब्सेंट तो एनिमेलिया। और ये क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान था और काफी लंबे टाइम तक यूज किया गया। लेकिन फिर इसके कई सारे ड्रॉबैक है, ठीक है। इसके क्या हुआ? कई सारे ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमें क्या करना पड़ा? हटाना पड़ा। तो इसके ड्रॉबैक की बात करते हैं कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या आते हैं। ड्रॉबैक, ठीक है। पहले ड्रॉबैक की बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया था, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर प्लेस्ड टुगेदर। इन्होंने क्या किया था? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक साथ रख दिया था। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनके पास भी सेल वॉल होती है। और जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं इनके पास भी सेल वॉल होती है। तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ सेल वॉल देखा और सेल वॉल देख के इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया के पास भी क्या सेल वॉल है, हमारा प्लांट है इसके पास भी सेल वॉल है। और इन दोनों को इन्होंने क्या किया? एक ही किंगडम यानी किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया।
तो इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, ये इनका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स प्लेस टुगेदर। इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया था। जैसे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। तो इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को एक ही साथ रख दिया था, ये इनका दूसरा ड्रॉबैक था। तीसरा ड्रॉबैक की बात करें तो तीसरा ड्रॉबैक इनका था, इन्होंने ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को एक साथ रख दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स प्लेस टुगेदर। ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद बना सके यानी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी हो, और हेटेरोट्रॉप जो फोटोसिंथेसिस ना करते हैं। तो हमारा जो फंजाई होता है, फंजाई के पास सेल वॉल होती है, और फंजाई जो होता है ये सड़ी गली चीजें यानी मोस्टली ये सैप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं और सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी होता है। तो ये ओवरऑल मिला के फंजाई हमारे क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं। हमारे हायर प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप हैं। लेकिन दोनों के पास क्या है, सेल वॉल है, तो इन दोनों को इन्होंने क्या किया, एक साथ रख दिया। तो इन्होंने ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप को एक साथ रख दिया, ये भी इनका क्या था, ड्रॉबैक था। तो ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या थे, ड्रॉबैक थे। ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर हम देखें 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम को, तो वक्त के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले आपका 2 किंगडम आया, प्लांटी और एनिमेलिया, फिर उसके बाद आपका 3 किंगडम आया, इसके बाद आपका क्या है, 3 किंगडम आया, जिसमें क्या किया गया कि प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर थे उन्हें निकाल के एक अलग किंगडम बना दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। और ये काम किसने किया था, हक्कल। यानी 3 किंगडम वाले में आपका प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया और प्रोटिस्टा हो गया। उसके बाद 4 किंगडम आया जिसे कोपलैंड ने किया था। उन्होंने क्या किया कि जो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर वाला किंगडम बना था उससे इन्होंने प्रोकैरियोट को हटा के एक अलग किंगडम बना दिया, किंगडम मोनेरा। तो 4 किंगडम हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद 5 किंगडम आया जिसे आर.एस. व्हिटेकर ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो वक्त के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, चेंज हो रहा है। लेकिन 2 किंगडम ऐसे हैं जो सभी में क्या है, कांस्टेंट बने हुए हैं। क्योंकि 2 किंगडम के अंदर भी प्लांटी और एनिमेलिया है, 3 के अंदर भी प्लांटी एनिमेलिया आ रहा है, 4 के अंदर भी प्लांटी एनिमेलिया, और 5 किंगडम के अंदर भी हमारा प्लांटी और एनिमेलिया है। यानी वक्त के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन 2 किंगडम जो है वो सारे क्लासिफिकेशन के अंदर, सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन ये आएगा, तो इनके अंदर रखे गए ऑर्गेनिज्म क्या सेम थे या वो अपना स्थान यानी अपने प्लेस को बदल रहे थे। तो जैसे वक्त के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हुआ है ना, वैसे ही इनके अंदर रखे गए ऑर्गेनिज्म भी वक्त के साथ अपने स्थान को बदल रहे थे। क्योंकि जो बैक्टीरिया पहले प्लांटी के अंदर रखा गया था, मोनेरा में रख दिया गया। जो फंजाई पहले प्लांटी में रखा गया था, एक अलग किंगडम फंजाई बना दिया गया। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा जो एनिमेलिया में रखा गया था उसे उठा के प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो वक्त के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम तो चेंज हुआ, लेकिन 2 किंगडम जो थे वो सभी के अंदर कांस्टेंट बने हुए थे। वो 2 किंगडम तुम्हारे कौन से थे, प्लांटी और एनिमेलिया थे। और इनके अंदर रखे गए ऑर्गेनिज्म भी वक्त के साथ स्थान बदलते रहे। अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग यानी हमारी समझ पे डिपेंड करता है। हो सकता है तुम लोग पढ़ लिख के बहुत अच्छा इसे समझ लो और इसमें कुछ और अपने क्या बोलते हैं, इसमें कुछ आप और कारीगरी कर सकते हो। फिर इसके बाद जो आएंगे पढ़ने वो आपको गाली देंगे, साला खुद तो करके मर गया, हम लोगों को फंसा गया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो वक्त के साथ 2 किंगडम कौन कौन से कांस्टेंट थे, प्लांटी और एनिमेलिया। क्या इनके अंदर रखे गए ऑर्गेनिज्म सेम रहे? नहीं, ये भी वक्त के साथ बदलते रहे। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या कि साइंटिस्टों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ मॉर्फोलॉजी के आधार पर ना क्लासिफिकेशन करना ठीक नहीं है। क्योंकि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें दूर होना चाहिए था वो पास आ गए, जिन्हें पास होना चाहिए था वो दूर आ गए। इधर उन्होंने कहा कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन करना सही नहीं होगा, हम इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर, ठीक है, कुछ और भी कैरेक्टर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए जितना ज्यादा कैरेक्टर लोगे क्लासिफिकेशन उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मॉर्फोलॉजी के अलावा सेल स्ट्रक्चर भी ले लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ले लिया, रिप्रोडक्शन भी ले लिया, ठीक है, यानी कई सारे इस कैरेक्टर लेके उन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया, क्योंकि कैरेक्टर जितना अच्छा होगा, कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे क्लासिफिकेशन क्या होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दो एलियर क्लासिफिकेशन यानी टू फिंगर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो वहां पर बैक्टीरिया जो कि आपका कैसा है, प्रोकैरियोट है, कैसा है, प्रोकैरियोट, ठीक है, मॉसेस, फर्न, ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, प्लांट है, प्लांट के अंदर आते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, इन सब को एक ही किंगडम के अंदर रखा गया था और उस किंगडम का नाम क्या था, प्लांटिंग। और रीजन क्या था, बस एक रीजन था कि सभी के पास क्या है, सेल वॉल है, ऐसे समझ में, सभी के पास क्या है, सेल वॉल है, बस यही एक रीजन था, इन सबको एक साथ रख दिया गया। लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने आए तो उन्होंने क्या किया, इन सारे प्रॉब्लम को दूर किए। अगर मैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था सन 1969 में, ठीक है। आइए देखें, फाइव किंगडम को किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर, 1969 में दिए थे। इन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्योंकि जब आर.एच. व्हिटेकर आए ना तो इन्होंने देखा कि यार ठीक है, प्लांटी जो है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए सबके पास क्या सेल वॉल है, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार कुछ की सेल वॉल कुछ अलग केमिकल की बनी हुई है और कुछ की सेल वॉल कुछ अलग केमिकल की बनी हुई है। तो इन्होंने देखा यार बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की ना बन के काइटिन की बनी है, और जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी थी उसे इन्होंने प्लांट किंगडम से हटा के एक अलग किंगडम बना दिया जिसका नाम क्या है, किंगडम फंजाई, ऐसे नहीं है। अब अगर मैं इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये तो कभी भी कोई भी चीज जो सबसे पहले आती है वो झंड टाइप की होती है, यानी सबसे बेकार होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें क्या होती हैं, अच्छी होती जाती हैं। तो अगर मैं इनमें बात करूं तो ये मोनेरा सबसे झंड होता है, इससे अच्छा प्रोटिस्टा होता है, यानी इससे ज्यादा डेवलप प्रोटिस्टा होता है, इससे ज्यादा डेवलप फंजाई होता है, इससे ज्यादा डेवलप प्लांटी होता है, और सबसे ज्यादा डेवलप हमारा कौन होता है, एनिमेलिया। क्योंकि हम लोग किसके अंदर आते हैं, एनिमेलिया के अंदर आते हैं, और इस अर्थ पे हमसे ज्यादा कोई डेवलप है नहीं। यकीन मान अगर आज डायनासोर जिंदा होता ना तो वो भी आपको सर्कसों में डांस करता हुआ दिखता, क्योंकि इंसान इतना एडवांस है कि उसे भी कंट्रोल कर लेता। तो सबसे ज्यादा इसमें तुम्हारा डेवलप कौन है, एनिमेलिया। अगर मैं किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा की बात करूं तो ये किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं ये तुम्हारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये हमारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन यूनिसेलुलर में भी अगर मैं मोनेरा की बात करूं तो मोनेरा यूनिसेलुलर के साथ साथ क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो वो क्या होता है, प्रोकैरियोट होते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो होता है ये यूनिसेलुलर के साथ क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है, जबकि प्रोटिस्टा जो होता है ये यूनिसेलुलर के साथ यूकैरियोट होता है, ठीक है, यूकैरियोट होता है।
तो मोनेरा क्या होता है, तुम्हारा प्रोकैरियोट होता है। इसके अलावा जितने भी होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब के सब तुम्हारे क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। तो क्या कहोगे, प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट। ठीक है, इतना है समझ में, आप इसे नोट करिए। अगर हम 5 यूनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें पहले अलग रखा गया था वो 5 यूनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से अब कहां पे आ गए, पास में आ गए। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें पास रखा गया था वो दूर चले गए, यानी जिन्हें पास होना चाहिए था वो पास आ गए और जिन्हें दूर होना चाहिए था वो दूर हो गए। जैसे अगर मैं बात करूं फंजाई की, तो हमारा जो फंजाई है इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, और ये हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जबकि प्लांट जो होता है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जबकि इन दोनों को एक साथ रखा गया था, लेकिन 5 यूनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होने की वजह से इन दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें पहले अलग रखा गया था वो अब एक साथ आ गए। जैसे मैं बात करूं पैरामीशियम की, इसकी पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम एंड अमीबा। अगर ईयरलियर क्लासिफिकेशन यानी 2 यूनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो पैरामीशियम और अमीबा, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल नहीं होती, तो इन दोनों को कहां पे रखा गया था, एनिमेलिया में रखा गया था। कहां पे रखा गया था, एनिमेलिया। ईयरलियर क्लासिफिकेशन में कहां पे रखा गया था, एनिमेलिया में रखा गया था। ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, स्पाइरोगाइरा एंड एक मिनट, क्लोरेला आपका क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ऐसे ही ईयरलियर क्लासिफिकेशन है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, इन्हें ईयरलियर क्लासिफिकेशन में कहां पर रखा गया था, किंगडम प्लांटी में रखा गया था। कहां पर रखा गया, प्लांटी, क्योंकि पैरामीशियम और अमीबा के पास सेल वॉल नहीं था, इसलिए 2 किंगडम में इसे कहां पर रखा गया था, एनिमेलिया में रखा गया था। और क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास इनके पास क्या थे, सेल वॉल थी, इसलिए इन्हें कहां पे रखा गया था, किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया था। लेकिन जब 5 यूनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना तो इन्होंने कहा कि यार पैरामीशियम और अमीबा ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर हैं, कहते हैं यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट हैं। और क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट हैं, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, इसलिए इन सब को हम एक साथ उठा के कहां रखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में। कहां रखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो 5 यूनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ईयरलियर क्लासिफिकेशन में एक साथ रखे गए थे वो अलग हो गए, और जो अलग रखे गए थे वो एक साथ आ गए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये याद रखे रहिएगा। पैरामीशियम और अमीबा ईयरलियर क्लासिफिकेशन में कहां पर रखे गए थे, एनिमेलिया के अंदर, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। और क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास कहां पर रखे गए थे, प्लांटी, क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। लेकिन हमें पता है कि ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट। और 5 यूनिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से के हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिज्म हो उनके पास सेल वॉल हो ना हो, ऑटोट्रॉप्स हो, हेटेरोट्रॉप्स हो, कुछ भी हो, अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो उसे हम कहां पर उठा के रखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, एक एक किंगडम करके देखना है, ठीक, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, 1 बाय 1 करके सबको पढ़ना है। तो चलिए आज पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा। मोनेरा कह रहे किंगडम मोनेरा के अंदर हम किन ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। तो किंगडम मोनेरा कहता है कि कोई मसला नहीं, जो ऑर्गेनिज्म मेरे 2 रूल को फॉलो करेगा, ज्यादा नहीं, बस 2 रूल आप फॉलो करवा दीजिए। जो भी ऑर्गेनिज्म इन 2 रूल को फॉलो करेगा उसे मैं अपने अंदर ले लूंगा।
और इनका दो रूल था क्या? पहला कि वो ऑर्गेनिज्म हमारा यूनिसेलुलर होना चाहिए, यानी जिस ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर, जिस ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा के अंदर आना है, पहली शर्त कि उस ऑर्गेनिज्म को क्या होना चाहिए? यूनिसेलुलर होना चाहिए, और दूसरी शर्त कि उस ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट हो, उसे आंख बंद करके कहां पे डाल देंगे? किंगडम मोनेरा में डाल देंगे। और ये दो रूल सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता है ओनली बैक्टीरिया, और फॉलो करता है बैक्टीरिया। इसीलिए किंगडम मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको डाला जाता है? बैक्टीरिया को डाला जाता है। एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो कौन होते हैं? बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं? मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, इसलिए हमने इसे कहां पर डाल दिया? मोनेरा के अंदर डाल दिया। यानी मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं? तुम्हारे बैक्टीरिया आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। SOL वाला सोल है, ओनली सोल माने ओनली, SOUL में आत्मा मत समझ लेना, तो वो भी समझ लो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हीं पे जिंदगी शुरू, तुम्हीं पे जिंदगी खत्म। ठीक है, तुम्हीं पे जिंदगी शुरू, तुम्हीं पे जिंदगी खत्म। जो सिर्फ एक ही का बन के रह जाए तो उसे भी कह सकते हो कि ये मेरी आत्मा है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है? तुम्हारा सोल मेंबर होता है। ठीक है, क्या होता है? सोल मेंबर होता है किसका? किंगडम मोनेरा का, ऑफ किंगडम मोनेरा। क्योंकि मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी एक मुट्ठी मिट्टी अगर उठाएं तो एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। अगर आप काउंट करने बैठो तो आपको लाखों की तादाद में मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी लिख रही हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, तो हम भी क्या लिखेंगे? ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर कितनी बैक्टीरिया होती हैं? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अभी बैक्टीरिया पाए कहाँ पे जाते हैं? बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पे बैक्टीरिया ना हो, ऐसी जगह जहां पे लाइफ अदर लाइफ फॉर्म कैन नॉट एग्जिस्ट, या फ्यू लाइफ फॉर्म कैन एग्जिस्ट, यानी बहुत ही थोड़ी लाइफ वहां पे एग्जिस्ट कर रही हो, या वहां पे लाइफ पाई ही ना जा रही हो, लेकिन वहां पर भी तुम्हारे बैक्टीरिया होंगे। तो बैक्टीरिया कहां पर पाए जाते हैं? फाउंड एवरीवेयर। जैसे हॉट स्प्रिंग, यानी गर्म पानी का झरना, ऐसा झरना जहां पे पानी बॉयल एकदम खोल रहा हो, वहां पे भी तुम्हारे बैक्टीरिया होंगे। ज्वालामुखी, जहां पे ज्वालामुखी पड़ती है वहां का टेंपरेचर कितना होता है? 600, 700, 800 डिग्री सेल्सियस, वहां पे भी तुम्हारे बैक्टीरिया होंगे। एक्सट्रीम साल्टी एरिया, यानी ऐसे एरिया जहां पे नमक ही नमक हो, वहां पे तुम्हारे होंगे। ठीक है, तुम एकदम कोल्ड रीजन में चले जाओ। ठीक है, एकदम कोल्ड रीजन में ऐसी जगह चले जाओ जहां पे बर्फ ही बर्फ हो, एकदम ठंडा। ठीक है, माइनस में टेंपरेचर हो, ठीक है, -30, -40, जैसे अंटार्कटिका, वहां पे भी तुम्हारे बैक्टीरिया होंगे। तुम डीप ओशियन में चले जाओ, समुद्र के एकदम तह में चले जाओ, वहां पे भी तुम्हें बैक्टीरिया मिलेंगे। यानी बैक्टीरिया जो होते हैं ना, फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया क्या होते हैं? हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखें, अगर बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है, यानी जो शेप होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं इनके शेप की बात करें तो इनका शेप कैसा होता है? सिंपल होता है। क्योंकि बैक्टीरिया के 4 ही शेप होते हैं, रॉड शेप, स्फेरिकल, कॉमा शेप और स्पाइरल। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अगर मैं शेप की बात करूं तो इसका शेप क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। क्योंकि इनका कितने शेप होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है तुम्हारा स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल नाम से पता चल रहा है, गोल गोल।
तो कोकाई बोलो, कोकाई, कोकस, 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 मुंह क्या हो रहा है, गोल गोल हो रहा है, तो स्फेरिकल होते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, कोकस। ठीक है, ये रॉड शेप होते हैं, रॉड कैसे होती है, लंबी लंबी। ठीक है, बांस, बांस जो देखो, बांस भी क्या होता है, लंबा होता है, तो कुछ क्या होते हैं तुम्हारे रॉड शेप होते हैं। रॉड शेप ऐसा लग रहा है कि लंबा लंबा बांस जैसा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैसिलस। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, बैसिलस। कुछ बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरल शेप होता है, स्पाइनुलम, स्पाइरल है तो इसे स्पाइनुलम। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉमा शेप होते हैं, कॉमा शेप होते हैं, और कॉमा शेप जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, विब्रियो। क्या बोला जाता है, विब्रियो। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अगर हम स्ट्रक्चर यानी शेप की बात करें तो शेप क्या है, बहुत ही सिंपल है। कितने हैं, 4, स्फेरिकल, कोकस, रॉड शेप, बैसिलस, स्पाइरल, स्पाइरल, और कॉमा शेप जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं। लेकिन बैक्टीरिया शो करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया क्या होते हैं, शो करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एंड इनका बिहेवियर भी जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आइए देखो, अगर बैक्टीरिया के हम स्ट्रक्चर की बात करें, शेप की बात करें, तो शेप क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन मैं अगर बैक्टीरिया के बिहेवियर की बात करूं, बिहेवियर की बात करूं, तो इनका बिहेवियर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इनका व्यवहार। ये तो बैक्टीरिया तुम्हारे हर जगह पाए जाते हैं। जैसे अगर तुम ह्यूमन को ही ले लो, तो हम लोग यहाँ पर हैं, टेम्परेचर कितना होता है, 30-35 यही होता है। अगर तुम अभी कश्मीर चले जाओ तो वहाँ पर टेम्परेचर तुम्हारा हो सकता है कि अभी तो टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मल होगा, ठंडी में चले जाओ माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो क्या वहाँ के लोग हम ही लोगों की तरह बिहेव करते हैं, या उनका बिहेवियर थोड़ा हमसे अलग होता है, उनका खान पीन, उनका बिहेवियर हमसे क्या होता है, अलग होता है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया क्या होता है, हर जगह पाया जाता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं इनका भी बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, इनके बिहेवियर की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बिहेवियर क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम बैक्टीरिया को एज ए ग्रुप ले लें तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की तुलना में ये शो करेंगे मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, बैक्टीरिया जो होती है ये क्या करते हैं, शो करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ऐसे ग्रुप अगर बैक्टीरिया को ले लिया जाए, मान लो मैंने एक बैक्टीरिया को क्या किया, अंटार्कटिका से लाया। ठीक है, वहां का टेम्परेचर मान लो 0 है, तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है वो अलग तरीके से चलेगी, क्योंकि जो रिएक्शन होती है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, यानी टेम्परेचर के हिसाब से चलती हैं। तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का में रहा है या माइनस में रहा है, तो ये उसी के हिसाब से अपने अंदर की मेटाबॉलिक रिएक्शन को अडॉप्ट करा दिया होगा। मान लो एक मैंने रेगिस्तान से उठा के लेके चला है, वहाँ पे 60-70 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो वहाँ का बैक्टीरिया क्या करेगा, उसके अंदर जो रिएक्शन चलेगी वो 60-70 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से चलेगी। हम लोगों के पास का कोई बैक्टीरिया होगा तो वो 30-35 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से चलाएगा। कोई तुम्हारा जहाँ पे ज्वालामुखी फटी है वहाँ से लाया हो तो वो तुम्हारा 600-700 डिग्री सेल्सियस उसके हिसाब से अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कराएगा। तो एज ए ग्रुप अगर बैक्टीरिया को ले लिया जाए तो ये क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखना, तेरा बैक्टीरिया के अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स में भी कैसे होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो मोस्टली बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स सम, कुछ क्या होते हैं, हाइट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ये क्या सॉरी जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो होता है वो क्या होता है, फूड होता है, खाना होता है, तो ये इनऑर्गेनिक से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं।
तो इनऑर्गेनिक को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक में, यानी ऑटोट्रॉफ जो होंगे ये क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, ठीक है, और इनऑर्गेनिक को ये किसमें बदल देंगे, ऑर्गेनिक में बदल देंगे। तो अगर बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ, और हेटेरोट्रॉफ में भी कैसे होते हैं, डीकंपोजर, और कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक को किसमें बदलते हैं, ऑर्गेनिक में। अब ये हेटेरोट्रॉफ सॉरी ऑटोट्रॉफ में भी ये दो प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि ये फोटो ऑटोट्रॉफ हो, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ये होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स किसे कहेंगे, फोटो माने लाइट, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना, यानी जो लाइट की हेल्प से, यानी सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बना दें उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब कीमो ऑटोट्रॉफ नाम से पता चल रहा है जो केमिकल की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे ये ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, यानी इनऑर्गेनिक केमिकल को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। याद रखना क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज ना कि रिड्यूस, और फिर उससे क्या होगा, खाना ऑक्सीडाइज करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी से ये अपना क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, यानी काम करेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया हमारे कैसे हो गए, ऑटोट्रॉफ भी हो गए और हेटेरोट्रॉफ हो गए। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमारे कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमारे कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफ, और कुछ बैक्टीरिया हमारे कैसे हैं, यार कुछ हमारे बैक्टीरिया कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हमारे कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। चलो और देखें, अब बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया किसे कहा जाता है, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इसे कहा जाता है ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया जो होता है इसे हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। अब देखते हैं ना, ये जो तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया ना, अभी पढ़े थे कि बैक्टीरिया आर फाउंड इन फील्ड है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो मोस्ट हॉट हैबिटेट में रहते हैं, यानी बहुत ही कठिन जगहों पे रहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल ना हो, तो एक्चुअल में वो तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया को ओल्डेस्ट बैक्टीरिया कहते हैं, और ये क्या होते हैं, कैन सर्वाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट, ठीक है। ये क्या होते हैं, तुम्हारे मोस्ट हार्श हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल ना हो वहाँ पे तुम्हारे कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, ठीक है, जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया। अब एक्सट्रीम साल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया को कहा जाता है हैलोफिल्स, ठीक है। उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, हैलोफिल्स, ठीक है। फिल्स माने क्या होता है, हैलो माने हैलोजन, ये होता है नमक, NaCl, साल्ट है, इसमें देखो क्लोरीन आ रहा है, हैलोजन फैमिली क्या है, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको नमक से प्यार है, ऐसा लगता है हैलोजन से क्या है, प्यार है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, हैलोफिल्स। तो अगर एक्सट्रीम साल्टी एरिया में कोई बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, हैलोफिल्स, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, यानी एकदम गर्म पानी के झरने में, ऐसा पानी जो एकदम बॉयल कर रहा हो, ठीक है, हॉट स्प्रिंग, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो माने क्या होती है, हीट, और एसिड डालने से भी क्या होती है, हीट निकलती है, और फिल्स माने प्यार, यानी ऐसा लग रहा है कि ऐसा बैक्टीरिया जिससे क्या हो, हीट से प्यार हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं।
ऐसे समझना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मार्सी एरिया यानी दलदली एरिया में पाए जाते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं मिथेनोजन। क्या बोलते हैं? मिथेनोजन। और ये जो मिथेनोजन जन माने होता है प्रोड्यूस करने वाला, मिथेनो माने मीथेन, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं ये मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या कहते हैं? प्रोड्यूस मीथेन गैस, या इसी को क्या कहेंगे? बायोगैस यानी CH4। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं ये मार्सी एरिया में तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आल्सो प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? रूमिनेंट्स एनिमल के गट में। रूमिनेंट्स एनिमल ऐसे एनिमल जो जुगली करते हैं, पगड़ी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पगड़ी करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स एनिमल कहते हैं। तो रूमिनेंट्स एनिमल के गट में भी क्या होते हैं? मिथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो गांव के बच्चे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि गाय भैंस का जो गोबर होता है उसकी हम लोग क्या करते हैं? गोईठा यानी चिपड़ी बनाते हैं, फिर उसको जलाया जाता है, उसमें खाना बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? मिथेनोजन नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो मस्त तरीके से जल रही होती है और उस पर फिर हम लोग अपना जो भी कार्यक्रम करना होता है कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये कहते हैं आर्के और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है मोस्ट हार्श हैबिtat जैसे एक्सट्रीम साल्ट एरिया, हैलोफिल, हॉट स्प्रिंग, थर्मोस्टेटोफिल एंड मार्सी एरिया में मिथेनोजन बैक्टीरिया मीथेन गैस यानी बायोगैस बनाता है। और यही बैक्टीरिया तुम्हारे रूमिनेंट्स एनिमल के गट में भी पाया जाता है। अब कह रहे हैं ये बैक्टीरिया इतने मोस्ट हार्श हैबिtat में अपने आप को सर्वाइव कैसे करा रहे हैं? ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे घर के आसपास या कहीं पे भी आग लग जाए और तुम्हें ये मैं नॉर्मल कपड़े पहना के भेज दूं कि जाओ भाई जाओ जाके थोड़ा हीरो बन के आओ। ठीक है, थोड़ा सा अपने सेटअप वेटअप कराओ। तो ठीक है, वो होगा क्या कि जाओगे तो तुम आओगे, आएगी तुम्हारी तंदूरी बन के। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें फायर प्रूफ कपड़े पहना के भेजूं, ठीक है, तो तुम मस्त जाओगे, आग के अंदर जाओगे, घूमोगे, खेलोगे, कूदोगे, जो अंदर होगा बचा के लाओगे और अपना भी काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर ये बैक्टीरिया तुम्हारे मोस्ट हार्श हैबिtat में रह रहे हैं तो इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो स्पेशल टाइप की होती है। तो इन बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है स्पेशल होता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हैव स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेशल होता है, जिसकी वजह से ये इतनी मोस्ट हार्श हैबिtat के अंदर क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। ओके, ऐसे में नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं। यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ट्रू बैक्टीरिया। और हमारे आसपास थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया हैं। ठीक है, मैंने हमारे आसपास क्या हजारों यू बैक्टीरिया हैं। ठीक, यू बैक्टीरिया को मैंने क्या किया? ट्रू बैक्टीरिया। और ट्रू बैक्टीरिया हमारे आसपास क्या? थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया की पहचान क्या होगी? तो इसकी पहचान होती है रिजिड सेल वॉल। ठीक है, बस यही एक इसकी पहचान है। अगर कोई बैक्टीरिया है और उसकी सेल वॉल कहती है रिजिड यानी कठोर है, तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया तुम्हारा कैसा हो जाएगा? यू बैक्टीरिया हो जाएगा। अब ये बैक्टीरिया तुम्हारे मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। और अगर मोटाइल हुए, ठीक है, अगर यू बैक्टीरिया तुम्हारे कैसे हो गए? मोटाइल हो गए। मोटाइल यानी जिनके पास चलने फिरने की क्षमता हो, तो चलने फिरने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो तुम्हारा क्या होगा? फ्लैजिला होगा। क्या होगा? फ्लैजिला। याद रखना, दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है सिलिया और एक होता है फ्लैजिला। लेकिन बैक्टीरिया के पास जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है? फ्लैजिला होता है, ना कि सिलिया होता है। तो इसे याद रखना। तो यू बैक्टीरिया पहचान के रिजिड सेल वॉल, अगर मोटाइल हुए तो इनके पास स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्लैजिला होगा। अगर यू बैक्टीरिया की मैं एग्जांपल की बात करूं तो तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया का ही एग्जांपल है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये किसका एग्जांपल होता है? यू बैक्टीरिया का। और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एलगी या शॉर्ट फॉर्म BGA। ठीक है,
तो कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया हमारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। अगर फोटो ऑटोट्रॉफ है इसका मतलब ये सनलाइट को ट्रैप कर रहे होंगे और उसकी हेल्प से अपना खाना बना रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट को ट्रैप कर रहा है तो उसके पास सनलाइट को ट्रैप करने के लिए पिगमेंट होना चाहिए और पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। तो साइनोबैक्टीरिया के पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए होता है। ये वही क्लोरोफिल ए है जो हमारे हायर प्लांट्स के पास होता है। ठीक है, जो हमारे हायर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है ये वही क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, ये तो बैक्टीरिया है तो जाहिर सी बात है यार यूनिसेलुलर ही होगा। तो ये कैसे होते हैं हमारे यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया तुम्हारे कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया आपस में मिलकर कॉलोनी बना के रह सकते हैं। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये तुम्हारे कॉलोनियल हो सकते हैं। और कुछ साइनोबैक्टीरिया लंबे लंबे होते हैं यानी फिलामेंटस। ठीक है, कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं तुम्हारे फिलामेंटस भी होते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। ठीक है, अभी बताओ मान लो ये तुम्हारा क्या है, पानी है। पानी है, अब इसके अंदर तुम्हारा कॉलोनी बना के तुम्हारा क्या साइनोबैक्टीरिया मस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि ये तुम्हारे हर जगह पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैराइन वाटर में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ये क्या होता है तुम्हारे फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी जमीन पे भी हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो मान लो कोई साइनोबैक्टीरिया ऐसे मस्त पानी में है, ठीक है, सब एक साथ मिला के कॉलोनी बना के हैं और अपना मस्त एंजॉय करें। तुम गए एक ढेला चला दिए, अब यहाँ पे पानी की लहर बन जाएगी और ये बेचारे सब तो आ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अभी नई नई शादी हुई थी और पता चला कि तुम अपने मौज के चक्कर में इनकी मौज को खत्म कर दिए। तो ये लोग क्या करते हैं, जुगाड़ बनाते हैं। कहते हैं ऐसा करते हैं ना कि अपने चारों तरफ एक जिलेटिनस शीट की कवरिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिलेटिनस शीट की कवरिंग कर लेते हैं। अब एक चिपचिपा पदार्थ है, उसके अपने चारों तरफ उसकी क्या करते हैं, कवरिंग कर लेते हैं। अभी उसके अंदर मस्त पड़े रहेंगे, ढेला मारो चाहे जितना भी मारो, ये सब एक साथ क्या होंगे, जाएंगे और आएंगे। तो जो कॉलोनियल फॉर्म होता है, कॉलोनियल फिलामेंटस फॉर्म होता है, इनके चारों तरफ क्या होती है, जिलेटिनस शीट की कवरिंग होती है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं। ठीक है, बबल्स बनाते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं किसके अंदर, यानी बबल बनाएंगे किसके अंदर, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर। फॉर ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। नॉस्टॉक एंड एनाबीना, नॉस्टॉक और एनाबीना जो होते हैं ये क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं अपने बॉडी के अंदर। और अपने बॉडी, पूरे बॉडी के अंदर फिक्स नहीं करते, अपने बॉडी के कुछ स्पेशल सेल के अंदर फिक्स करते हैं। मानो जैसे मैं तुम्हें पैसे दूं तो क्या तुम अपने बॉडी में पूरी बॉडी में रखोगे या बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में रखते हो, जैसे इस पूरे साइड में तो रखोगे नहीं, जहाँ पे पॉकेट होगी वहीं पे रखोगे। तो ऐसे ही क्या होता है, नॉस्टॉक और एनाबीना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और अपनी पूरी बॉडी के अंदर फिक्स नहीं करते, स्पेशल सेल के अंदर फिक्स करते हैं। और उस स्पेशल सेल को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। उस स्पेशल सेल को क्या बोला जाता है, हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। ठीक है, कितना नोट करिए। ओके, आइए देखो, ये हो गया। ये तो कुछ बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या था, हेटेरोट्रॉफ भी था और ऑटोट्रॉफ भी था। मोस्टली क्या थे, हेटेरोट्रॉफ थे और कुछ क्या थे, ऑटोट्रॉफ थे। ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ भी थे और कीमोऑटोट्रॉफ। तो साइनोबैक्टीरिया तुम्हारा क्या हो गया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो गया। अब हम देखते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो अगर कीमोऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो जो कीमोऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसको, कीमोऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया। कीमोऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया जो होंगे
ये खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, लाइक नाइट्राइट, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट और अमोनिया, और जब इनकी ये ऑक्सीडाइज करेंगे ना तो एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी से ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, ये जो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, रिसाइक्लिंग भी करते हैं। ये क्या करते हैं, रिसाइक्लिंग करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट की। ठीक है, रिसाइक्लिंग सम एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स की क्या करते हैं, रिसाइक्लिंग भी करते हैं। तो किन किन एलिमेंट्स की रिसाइक्लिंग करते हैं, ये होता IAS और IPS। इन दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन सा है, जाहिर सी बात है IAS। अब तुम मान लो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने गए। ठीक है, अब वहाँ पर हुआ क्या कि तुम मान लो अपना देर रखेंगे, जैसे नीट की तैयारी कर रहे हो, वैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो IAS की तैयारी करते हैं। अगर उसमें किसी बच्चे का IAS में हो गया और उससे कहा जाए यार छोड़ो यार IAS क्या करोगे, तुम IPS ले लो, तो क्या तैयार होगा, अरे यार एक तो साला इतनी मुश्किल से IAS निकला है और उस पर से तुम कह रहे हो IPS ले लो, वो क्या हो जाएगा, छल्ला जाएगा। और छल्ला क्या, तुम कहोगे IPS ले लो, तुरंत क्या कहेगा ना IPS एकदम ना। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, रिसाइक्लिंग करते हैं किसकी, IPS ना, आयरन फास्फोरस सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, किसकी, आयरन फास्फोरस सल्फर और नाइट्रोजन की क्या कहते हैं, रिसाइक्लिंग करते हैं। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये तो आपका हो गया ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हमारे थे, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वो कहते थे हेट्रोट्रॉफ थे। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कहते थे हेट्रोट्रॉफ थे, और हेट्रोट्रॉफ में भी मोस्टली जो थे, मोस्टली वो कैसे थे, डीकंपोजर कहते थे, डीकंपोजर थे। डीकंपोजर यानी जो चीज़ों को तोड़ते हैं, ठीक है, सलाते गलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर कहते हैं। तो मोस्टली बैक्टीरिया हमारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं और हेट्रोट्रॉफ में भी क्या होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। अब करें ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है ना, ये हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जिससे दूध से दही बनाई जाती है, कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कर्ड फ्रॉम मिल्क, देखना आया हुआ सेंटेंस है, उन्होंने दे दिया था कर्ड फ्रॉम मिल्क और मिल्क फ्रॉम कर्ड, और पूछ लेते हैं इन दोनों में से सेंटेंस कौन सा सही है। कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही, मिल्क फ्रॉम कर्ड, दही से दूध, तो कौन सा सही है, ऊपर वाला। ठीक है, कर्ड फ्रॉम मिल्क, और कर्ड फ्रॉम मिल्क यानी दूध से दही बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज करते हैं वो बैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया हमारे लिए कैसा हो गया, ये बैक्टीरिया हमारे लिए कैसा हो गया, यूजफुल हो गया। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, यानी उन बैक्टीरिया का यूज करके हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया भी हमारे लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें क्या कराते हैं, बीमारियां कराते हैं, तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे। ठीक है, अब इनसे इन हार्मफुल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, तो देखना TC क्या होता है, TC, एक TC क्या हो जाएगा, टाइफाइड, C से क्या हो जाएगा, कॉलेरा, T से हो जाएगा टेटनस, और C से हो जाएगा सिट्रस कैंकर। ठीक है, यानी टाइफाइड, कॉलेरा, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर,
ये सारी बीमारियां किससे होने वाली हैं? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। और ये जिन बैक्टीरिया से हो रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। ये सारे बैक्टीरिया हमारे लिए क्या हो जाएंगे? हार्मफुल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिस ऑर्गेनिज्म का तुम रिप्रोडक्शन बंद कर दोगे ना, वो ऑर्गेनिज्म इस तरह से गायब हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी की, मान लो तुमसे किसी से दुश्मनी है और तुम चाह रहे हो यार इसकी पूरी खानदान जो है ना निपटा दें, ठीक है, तो उसे मारो नहीं, मारोगे तो यार केस होगा, ठीक है, उसके चक्कर में तुम निपट जाओगे। बस कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ लो ना कि उस बंदे के घर में किसी के बच्चे ही ना हो, ठीक है, उसके घर में क्या हो, किसी के बच्चे ही ना हो। तो तुम्हें क्या लग रहा है भाई, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, ठीक है, 50-60 साल जाते जाते उस घर के सारे लोग क्या हो जाएंगे? निपट जाएंगे, यानी उसकी पूरी खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो यानी रिप्रोडक्शन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन रखने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो लाइफ भी इस अर्थ पे ना होती, ठीक है। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली तुम्हारा फिजन द्वारा होता है। कैसे होता है? तुम्हारा फिजन द्वारा होता है। फिजन माने क्या होता है? टूटना। होता क्या है कि मान लो तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, इसका साइज क्या है? छोटा है, फिर इसका साइज बड़ा होगा, फिर इसका साइज और बड़ा होगा। जब बैक्टीरिया का साइज बढ़ता है ना, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं एक पार्ट से 2 पार्ट में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, 1 से 2 बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। अब ये पार्ट एक अलग बैक्टीरिया हो जाएगा, ये एक अलग बैक्टीरिया, इसी को क्या कहते हैं? फिजन, बाइंडिंग फिजन, ठीक है। तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फिजन द्वारा होता है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। यानी कि जितना टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इनको चाहिए जब उतना नहीं मिलता, यानी एडवर्स कंडीशन होती है, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें इनका सर्वाइव करना इस बैक्टीरिया का मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये झंड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये किसी तरीके से क्या करते हैं? बस अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। मान लो ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ना यार बहुत ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, बहुत ही सेक्सुअल हो गया, चलो सेक्सुअल लेते हैं। तो अब इनके पास ये करेंगे क्या? ये अपना जेनेटिक मटेरियल किसी तरीके से इसको दे देगा और ये जेनेटिक मटेरियल किसी तरीके से इसको दे देंगे और कहेंगे हमने क्या किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया। अरे चूतिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं किया हो, तुम्हारा चूतिया कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में इसे बोलते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अब इसकी लास्ट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। चलो देखो, माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, क्योंकि इसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर होती है। कितनी? 0.3 माइक्रोमीटर होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है, लैक ऑफ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। और ये तुम्हारा सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकता है। और ये तुम्हारा पैथोजेनिक नेचर का होता है। कैसा होता है? पैथोजेनिक नेचर का होता है। पैथोजेनिक नेचर किसे कहते हैं? जो बीमारी करा सकें। तो ये क्या होता है? पैथोजेनिक नेचर होता है कि इसको प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल, यानी ये प्लांट्स को भी और एनिमल ये दोनों को बीमारी करा सकता है। यानी ये तुम्हारा कैसा होता है? पैथोजेनिक नेचर का होता है। ओके, तो आपका किंगडम मोनेला हो गया खत्म। अब कल स्टार्ट करेंगे किंगडम रोस्टा, ठीक है। तो हो सकता है कि पढ़ाने में कहीं मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक रही हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा,
क्योंकि हम आपको यहाँ इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको बायो सिखा रहे हैं। तो आप मेरी इंग्लिश में मत जाइएगा कि सर आपने ये इंग्लिश गलत लिखी है, ये ग्रामर यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है। भाई होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं क्या है कि बायो सिखा रहा हूँ तुम्हें, ना कि इंग्लिश सिखा रहा हूँ। और जिस दिन इंग्लिश सिखाने आएंगे उस दिन तुम ये बोलना पाओगे कि सर ये चीज़ आपकी गलत हो रही है। क्योंकि आने से पहले इतना मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ कि कोई एक उंगली ना उठा सके। और मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है कि जितना अच्छा हो सके इसे करूं, और चीज़ों को मैंने बहुत ही खोल के बहुत ही सिंपल कर दिया है। अब बस आप लोग इसके क्या करिए, PYQ साथ में करते हुए चलिए, ठीक है, और साथ ही साथ फिंगर टिप्स भी करते हुए चलिए। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे चाहे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, या 9807845310 इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख लूँगा। ओके, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ कल, और वो होगा तुम्हारा किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, बाय।